लास्ट एपिसोड। शूटिंग की कार्रवाई रुकी हुई थी। कैमरा एक तरफ रखा हुआ था और प्रेम उसके करीब ही बैठा था। शूटिंग इसलिए रोक दी गई थी कि असल काम शुरू हो चुका था। खुदाई करने वाले दोनों गुंडों को भी अड्डे पर वापस जाने का हुक्म दे दिया गया था। उनके साथ उन दोनों को भी जाना था जो अभी अभी होश में आए थे। होश में आने वाले वो दोनों गुंडे बिग बॉस का हुक्म पाते ही वहां से चल दिए थे। लेकिन खुदाई करने वाले दोनों गुंडों का दिल वहां से जाने के लिए रजामंद नहीं था। उनके अंदर एक सवाल पैदा हो रहा था कि आखिर इस संदूक के अंदर क्या है जो खुदाई करके निकाला गया है। वो जानना चाहते थे कि संदूक से क्या निकलता है, इसीलिए वो जाने में ताखिर से काम ले रहे थे। उन्हें इस तरह आनाकानी करता देखकर डामली ने उनसे कहा, तुम लोग अभी तक खड़े क्यों, जाते क्यों नहीं? डामली की डांट सुनकर वो डर गए और मजबूरन उन्हें वहां से जाना पड़ा। जंगल का रास्ता था और सफर भी तवील था। उन चारों को भगाने के बाद अब वहां सिर्फ चंद खास खास अफराद ही रह गए थे। बिग बॉस, डामली, पीटर और दारा। उसके अलावा मोहिनी भी थी और प्रेम भी। प्रेम को उम्मीद नहीं रही थी कि राजेश कुछ कर सकेगा। खजाना अब दुश्मनों के हाथ लग चुका था। मुमकिन है दुश्मन उसे जिंदा छोड़ दें और उर्मी भी बच जाए। लेकिन अरसे में जो वाकयात उसके साथ पेश आए हैं, उन्हें वो किस तरह भूल सकेगा? उस 50 करोड़ से भी ज्यादा के खजाने को वो अपने दिमाग से कैसे निकालेगा? वो इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था। मोहिनी भी चुपचाप एक तरफ बैठी हुई थी। यूं लग रहा था जैसे उसे किसी बात से कोई सरोकार ना हो। बिग बॉस ने धीरे से मुस्कुराकर डामली से कहा, कमाल है रमेश, मुझे उम्मीद नहीं थी कि खजाना इतनी आसानी से हमारे हाथ आ जाएगा। हाँ बॉस, मगर किस्मत भी कोई चीज़ है। तो फिर अब देरी किस बात की है? दारा और पीटर से कहो कि वो गैस कटर संभाल ले। गैस कटर के शोले से इस मजबूत संदूक को आसानी से काटा जा सकता है। ये काम अब फौरी हो जाना चाहिए। ओके बॉस, डामली ने कहा और दारा की तरफ देखने लगा। उसका इशारा पाते ही पीटर और दारा उस नकली पहाड़ी के अंदर घुस गए। गैस के तेज शोले को आखिर वो संदूक बर्दाश्त न कर सका। जिस जगह भी शोला ठहर जाता, वहां की धात पिघलकर पानी की तरह बहने लगती। वो संदूक जब चारों तरफ से काट दिया गया तो उसके अंदर लोहे की एक भारी तिजोरी नजर आने लगी। बिग बॉस भी उन दोनों के पीछे खामोश खड़ा था। तिजोरी को गौर से देखने के बाद वो उनसे बोला, देखो, आप इस सेफ को भी काट दो, लेकिन जरा एहतियात से। तिजोरी इस तरह काटो कि अंदर की चीजों को कोई नुकसान ना पहुंचे। ओके बॉस, लेकिन क्या तिजोरी लोहे की बड़ी मोटी चादर से बनी है? इसे काटने में काफी वक्त लगेगा। पीटर ने कहा, जो भी वक्त लगे, अब तो ये काम करना ही है। तुम लोग जल्दी जल्दी अपना काम करो। कम से कम 15 साल बाद इस खजाने को धूप और हवा तो मिलेगी। ठीक है बॉस। ये कहकर दारा और पीटर ने तिजोरी को चारों तरफ से टटोल कर देखा और फिर उनका गैस कटर अपना काम करने लगा। काफी देर बाद पीटर और दारा तिजोरी को काटने में कामयाब हुए। तिजोरी के कटते उन्हें उसमें रखे हुए 2 ब्रीफकेस नजर आए। उन दोनों ब्रीफकेसों को पहाड़ी से बाहर लाया गया। वो काफी वजनी थे और मुकाफिल भी। गैस कटर की मदद से उनके भी तारे तोड़ दिए गए। जब वो ब्रीफकेस खुले तो अचानक यूं लगा जैसे वहां फैली हुई धूप की रोशनी में कुछ और चमक आ गई हो। बिग बॉस ने झुककर उन हीरों और जवाहरात का मुआयना किया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना था। बेहद कीमती हीरे जवाहर का ढेर उसके हाथ आ गया था। डामली का चेहरा भी खुशी से खिल उठा। मोहिनी के होठों पर भी मुस्कुराहट थी, लेकिन प्रेम के चेहरे पर कुछ उलझन थी। बिग बॉस ने खजाना पाते ही ये फैसला किया कि इस भरी दोपहर में ही यहाँ से चल दिया जाए। जंगल की सरहद पर उनकी दोनों गाड़ियां खड़ी थी। बस वहीं से सीधे शहर के लिए रवाना हो जाने का फैसला किया गया। एक ब्रीफकेस दारा ने और दूसरा पीटर ने अपने सर पर रख लिया। उनके पीछे प्रेम और मोहिनी थे। प्रेम के हाथ में कैमरा था जो उसने अपने कंधे पर रख लिया था, और मोहिनी के हाथ में फ्लैश लाइट थी। डामली और बिग बॉस उन दोनों के पीछे चल रहे थे। अभी वो चंद कदम ही चले होंगे कि अचानक जोरदार धमाका हुआ और दारा बुरी तरह उछलकर चारों खाने चित गिर पड़ा। ब्रीफकेस भी तेजी से उछला और दूर जा गिरा। जमीन पर गिरते ही वो ब्रीफकेस खुल गया, जिसके अंदर से हीरे वगैरह निकलकर धूल में बिखर गए। बिग बॉस बुरी तरह बौखलाकर चारों तरफ देखने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि गोली किस रुख से चलाई गई है। फिर भी वो इतना जान गया था कि गोली किसी मशीन गन से चलाई गई है। फिर इससे पहले कि वो किसी नतीजे पर पहुंचता, दूसरा धमाका हो गया। जो दारा की हालत हुई वही पीटर की भी हुई। वो भी उछलकर जमीन पर गिरा। उसका ब्रीफकेस भी इसी तरह खुला और उसके अंदर के हीरे जवाहरात भी धूल में बिखर गए। बिग बॉस बौखलाकर चीखा, डामली, गोलियां नजदीक किस दरख्त से चलाई जा रही हैं, जल्दी करो, निशाना लो। मेरा ख्याल है डिस हो गई है। लेकिन बॉस, उसके हाथ में मशीन गन है। अचानक एक और धमाका हुआ। डामली अपनी जगह से उछला और बॉस के पैरों के पास गिरकर ठंडा हो गया। बिग बॉस घबरा गया। उसने देखा रमेश डामली के सीने में एक सुराख था, जिससे गाढ़ा गाढ़ा खून निकलकर बह रहा था। धूल से आती हुई रेतीली जमीन पर 3 इंसानी जिस्म तड़प तड़प कर ठंडे हो गए। बिग बॉस फटी फटी आंखों से देख रहा था। दाएं जानिब उनसे कुछ ही फासले पर पीपल का एक घना पेड़ था। डिसोजा उसी पेड़ की एक मोटी शाख से कूदकर नीचे आया। इससे पहले कि बिग बॉस अपनी जगह से हिलता, डिसोजा ने मशीन गन उसकी तरफ तान ली। अपने हाथ ऊपर उठाओ कमीने, और मेरी तरफ मुड़ जाओ।
वरना तुम भी अपने साथियों की तरह ठंडे हो जाओगे। मैं तुम्हें इतनी जल्दी कुत्ते की मौत मारकर जिंदगी से मुक्ति नहीं दे सकता। इससे पहले कि तू मौत की गोद में सो जाए, मुझे तुझसे बहुत कुछ पूछना है। बता, इस खजाने का राज तुझे कैसे मालूम हुआ? ये बात भी मुझे मालूम करना है, क्योंकि मैंने तेरी आवाज़ पहचान ली है। बनवारी लाल, अपने चेहरे से मास्क उतार दे और मुझे अपना मनहूस चेहरा दिखा। बिग बॉस चंद लम्हों तक अपनी जगह पर बेहस हरकत खड़ा रहा। फिर अपनी आंखों पर से लगा हुआ स्या चश्मा उतारकर उसने एक तरफ फेंका और सर पर जमा हुआ हेड भी उतारकर फेंक दिया। जब उसने अपने चेहरे का मास्क उतारा तो डिसोजा बोला, तो गोया मेरा ख्याल ठीक निकला। तू बनवारी लाल ही है। कमीने, पहली बार भी तूने मेरे हाथों शिकस्त खाई थी और आज दूसरी बार भी। मिस्टर डिसोजा, मेरी बात सुनो। यकायक प्रेम डिसोजा की बात काटकर बोला, मैंने पहले भी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और अब भी यही इरादा रखता हूं। क्या मैं बिग बॉस की असली सूरत देख सकता हूँ? जरूर, डिसोजा ने कहा और फिर बिग बॉस से बोला, पीछे घूम जा बनवारी लाल और मिस्टर प्रेम को भी अपनी सूरत दिखा दे। बिग बॉस पीछे घूमते हुए झिझक रहा था, लेकिन मशीन गन के इशारे ने उसे मजबूर कर दिया। वो जैसे ही सर झुकाकर प्रेम की जानिब घूमा तो प्रेम बुरी तरह चौंक उठा। लम्हे भर को उसे अपनी बसारत पर यकीन नहीं आया। फिर वो बेख्तियार बोल उठा, आप है बिग बॉस अंकल? हाँ बेटे। प्रेम हैरत से देख रहा था। उसके सामने बिग बॉस के लिबास में उसकी मंगेतर उर्मी का बाप सेठ बनवारी लाल खड़ा था। वो अपना सर झुकाए प्रेम से कह रहा था, बुरे रास्ते और बुरे धंधों से मैंने बहुत दौलत कमाई और फिर करोड़पति बनकर एक शरीफ आदमी का किरदार अदा करता रहा। मैं जानता हूं कि विलियम मार्टोना उर्फ डिसोजा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुझे मरना ही होगा। फिर वो घूमा और डिसोजा से बोला, लेकिन मेरी मौत की तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकाना होगी मिस्टर विलियम। क्या बकते हो? दुनिया जिसे सेठ बनवारी लाल की बेटी समझती है ना, वो दरअसल मेरी बेटी नहीं है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि अगर वो मेरी बेटी होती तो उस पर वो सारे जुल्म ना ढाए जाते जो मेरे हुक्म से ढाए गए थे। वो तो मेरे सबसे बड़े दुश्मन की बेटी थी, जिससे प्रेम की शादी होने वाली थी। विलियम, वो मेरी नहीं तुम्हारी बेटी है। तुमसे अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए मैंने तुम्हारी बीवी को मौत के घाट उतार दिया था और तुम्हारी बच्ची को अपने पास रख लिया था। ना जाने क्यों मैं कोशिश के बावजूद उसे नहीं मार सका था। ना जाने क्यों उसकी मासूमियत मुझे ऐसा नहीं करने देती थी। मैंने उसे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और जीवन की सारी खुशियां दी, लेकिन मैं अपने दिल से यह ना भुला सका कि वो मेरे दुश्मन की बेटी है। तो तो क्या उर्मी मेरी बेटी है? हाँ, और जब मेरी मौत की खबर मेरे आदमियों को मिलेगी तो जानते हो क्या होगा? उसे तड़पा तड़पा कर मार दिया जाएगा। इसलिए अगर तुम अपनी बेटी की जिंदगी चाहते हो तो मुझे गोली ना मारो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी बेटी नहीं, तू मेरी बीवी का कातिल है। मेरी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करने में भी तेरे बुरे इरादों का दखल रहा है। तूने उस फूल जैसी बच्ची पर जुल्म ढाया है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ सकता। और अगर उर्मी वाकई मेरी बेटी है तो मैं उसे पहचान लूंगा। बचपन में एक बार उसका बायां बाजू खौलते तेल की कढ़ाई में उलट जाने से जल गया था। मुझे वो छोटा सा निशान अभी तक याद है, लेकिन उसे बचाने की कोशिश मैं बाद में करूंगा। फिलहाल मैं तुझे मौत की गहरी नींद सुलाना चाहता हूँ। नहीं, मुझे कत्ल मत करो। मुझे कत्ल ना करो विलियम। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ सकता। डिसोजा के मुंह से ये अल्फाज निकले ही थे कि अचानक उसके हाथ में गोली लगी और मशीन गन उसके हाथों से छूट कर गिर गई। वो अपना हाथ पकड़कर कराने लगा। उन सब ने चौंक कर देखा तो वो पुलिस के नरगे में थे। पुलिस ने दायरे की सूरत में उन सबको घेर रखा था और वो दायरा आहिस्ता आहिस्ता तंग होता जा रहा था। सबसे आगे हाथ में राजेश रिवॉल्वर लिए खड़ा था। सेठ बनवारी लाल और विलियम मार्टोना उर्फ डिसोजा के साथ मोहिनी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन तीनों को जेल भेज दिया गया। रियासत नजीबाबाद का सारा खजाना भारत सरकार के हवाले कर दिया गया। राजेश को उस कारकर्दगी पर इनाम ही नहीं मिला, बल्कि उसकी तरक्की भी हो गई। दो दोस्त गले मिले। फिर अदालत में मुजरिमों पर मुकदमा चला। डिसोजा और बनवारी लाल को फांसी की सजा सुनाई गई। दूसरे और लोगों को जो कोहिनूर नाइट क्लब में पकड़े गए थे अलग अलग सजाएं दी गई। मोहिनी भी सजा से बच न सकी। अपने बयान में सेठ बनवारी लाल ने खुद ही अपने सारे जराइम का इकबाल कर लिया। उसने अपने बयान में कहा, दौलत बहुत बुरी चीज़ है। इसके पीछे ना जाने कितने खून खराबे होते हैं। अपनी चालाकी से मैं करोड़पति सेठ बन गया था, लेकिन इसके बावजूद गुनाह के अंधेरों से बच नहीं सका। दौलत की हविस मुझे और भी अपने आगे बढ़ाती रही। मैं इस खजाने के चक्कर में पड़कर आखिरकार सब कुछ खो बैठा। मैं इतना बुरा आदमी हूं कि मेरे लिए फांसी की सज़ा बहुत कम है। काश लोग मेरी इस नसीहत पर अमल करें कि बुरे का अंजाम भी बुरा होता है, इसलिए बुराई के रास्ते से बचें। डिसोजा ने भी इकबाल जुर्म कर लिया। उन दोनों के लिए फांसी का दिन मुकर्रर हो चुका था। डिसोजा ने अपनी आखिरी ख्वाहिश के तौर पर अपनी बेटी उर्मी से मिलना पसंद किया था। उर्मी को साथ लेकर प्रेम जेल गया, जहां डिसोजा उसके बाजू के जले हुए निशान को देखकर फूट फूट कर रो दिया। उसे अपनी नेक बीवी याद आ गई, जो हमेशा उसे बुरे रास्ते पर जाने से रोकती थी। उसने उर्मी से कहा, मुझे हक नहीं है कि मैं तुझे बेटी कहूँ।
और प्रेम बेटा, मैं तुमसे भी माफी मांगने के लायक नहीं हूँ। मैं एक बुरा सपना था जो चंद लम्हों के लिए तुम्हारी जिंदगी में आ गया। बस यही समझकर तुम लोग मुझे हमेशा हमेशा के लिए भुला देना। प्रेम को नई जिंदगी मिली थी। कुछ दिनों के बाद उर्मी से उसकी शादी हो गई। इस शादी के गवाहों में राजेश भी था। फिर प्रेम ने अपनी कोठी में एक शानदार पार्टी का एहतमाम किया। उस पार्टी में जज विश्वनाथ भी प्रेम के बुजुर्ग की हैसियत से शरीक थे और राजेश भी आया था। प्रेम और उर्मी को जब राजेश ने मुबारकबाद दी तो दोनों ने शुक्रिया तक अदा नहीं किया। यह देखकर राजेश को बड़ी हैरत हुई। भाई क्या मतलब? देखो राजेश, मैं जानता हूँ तुम उर्मी को चाहते थे, लेकिन अब वो मेरी हो गई है। इसलिए अब हम दोनों उस वक्त तुम्हारी मुबारकबाद कबूल करेंगे जब तुम भी शादी कर लोगे। हाँ, जब तुम अपनी बीवी को साथ लाओगे ना, तभी तुम्हारी मुबारकबाद और तुम्हारा तोहफा कबूल किया जाएगा। उर्मी ने भी मुस्कुराकर कहा। इस बात पर सभी हंस पड़े। इसके साथ ही इस कहानी का अख्तिताम होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।